हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और आइडियम्स एंड फ्रेज इन पांचों टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 11 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका 11 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। उसके बाद हम सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका रूल्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूं। रूल वाला अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि टीचर ने कहा सूर्य पश्चिम में छिपता है, ठीक है, पश्चिम में अस्त होता है। तो देखिए, हम क्या बनाए, कैसे बनाएंगे इसको। द टीचर हम ऐसे रहने देंगे। मैंने आपको रूल के साथ भी एग्जाम्पल बताया है, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। द टीचर सेड दैट, ठीक है, बीच में हम क्या लगाएंगे, दैट। ये आपको पता होना चाहिए। द सन सेट्स, वैसे आप लोग समझते होंगे, सोच रहे होंगे कि सेट्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों नहीं बदला। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर सदा सत्य रहने वाली बात, यानी कि जो बात हमेशा सत्य है, वो अगर कोई सेंटेंस है तो वो उसका जो है सेंटेंस, उसका टेंस बदलता नहीं है। जैसे सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये सही बात है, एकदम एक्चुअल है, हमेशा होता है, तो इसका टेंस आपका नहीं बदलेगा, ठीक है। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये रूल में आप लोग पढ़े होंगे। जो हमेशा सत्य रहने वाली बात है उसका आप टेंस नहीं बदल सकते, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में हमारा दूसरा एग्जांपल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, कि रवि सैड टू हिम डू यू राइट ये गुड हैंड, यानी कि रवि सैड टू हिम डू यू राइट ये गुड हैंड। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, डू यू आ गया, यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ये वीडियो भी मैं बता चुका हूं रूल के साथ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, रवि, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका आस्क्ड लग जाएगा या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। तो यहां पर हम आस्क्ड लगा देते हैं, रवि आस्क्ड। अब सैड टू के स्थान पर हमने आस्क्ड लगाया है, ठीक है, तो इतना आपका हट जाएगा। हिम, हिम ऐसे हम लिख देंगे, रवि आस्क्ड हिम, ठीक है। अब आगे क्या रहेगा इसको समझिए। तो इसके बाद में आप इफ या वेदर लगाते थे, मैंने रूल में बताया है। तो यहां पर आप इफ लगा सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं वेदर, वेदर, ठीक है, वेदर, या फिर आप आई एफ यानी कि इफ लगा सकते हैं। तो रवि आस्क्ड हिम वेदर ही, देखिए यू है, यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये आपका बदलेगा ऑब्जेक्ट से। मैंने आपको बताया SON, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है। तो ये आपका ट्रिक है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, तो ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो इसका जो है पॉजिटिव केस क्या होगा, ही, तो यहां पर लिख देंगे ही, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, डू है, यानी कि ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम यहां पर लगा देंगे डिड। तो देखिए ये जो सेंटेंस है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ही, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट जब हम करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट का हो जाएगा रोट, ठीक है। ही रोट ये गुड हैंड, ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग रूल वाला जो है, जो मैंने वीडियो बताया है उसको देख सकते हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का। तो देखिए रवि सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हिम वेदर, यहाँ पर आपका जो इंट्रोगेटिव था ये इस प्रकार से बनेगा, ही, ये यू के स्थान पर ही हो जाएगा, यहाँ पर रोट ये गुड हैंड, ठीक है, समझ में आया, ऐसे आपका बनेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा क्या है, अगर आपने वो वीडियो देखा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या, ही सैड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, यानी कि उसने कहा मे हिज फादर लिव लॉन्ग, भगवान करे उसके जो पिताजी हैं उनकी दीर्घायु हो, ठीक है, यानी कि वो दीर्घायु हो, ज्यादा दिन तक जिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ही, ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया है, उसने इच्छा की है, ठीक है, उसने इच्छा की है कि उसके पिताजी दीर्घायु हो, यानी कि ज्यादा दिन तक वो जिए। तो देखिए ही विश्ड, मैंने आपको रूल के साथ बताया है, तो ही विश्ड, बीच में लगेगा दैट, ठीक है। अब देखिए हिज फादर, कौन है, हिज फादर, तो हिज फादर, ठीक है। और जो में आपका आगे था MAY में, वो चेंज हो जाता है माइट में, MIGHT, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे माइट, MIGHT,
हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। देखिए ये इजी है, ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बनाना है। ही सैड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, ही विश्ड दैट हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं हम अपना चौथा इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट देखते हैं क्या है। जैसे ये है ही सैड ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। जो मैंने आपको ये जो है ही सैड ओह व्हाट अपॉर्चुनिटी, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, यह है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ही एक्सक्लैम्ड, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, सॉरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ही एक्सक्लैम्ड, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, एक्सक्लैम्ड विथ सारो, जिस प्रकार का आपका भाव होगा उस प्रकार से आप लगाएंगे। तो ही एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, ठीक है, दैट व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या अवसर है, उसने कहा ओह क्या अवसर है। तो ही एक्सक्लैम्ड विथ जॉय दैट, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, व्हाट लिखा है यहाँ पर, तो इट, हम अपनी तरफ से इट लगा देंगे। यहां पर आपको माइंड का भी यूज करना है। तो इट वाज, ठीक है, इट वाज ये वेरी गुड। देखिए जहां पर व्हाट ए लगता है या व्हाट एन यहां पर लगा हुआ है तो वहां पर वेरी का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इट वाज ये वेरी गुड व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि ही वाज ये वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये थे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम देखेंगे सिंथेसिस। तो देखिए सिंथेसिस में जो आपका फर्स्ट है वो क्या है, इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। द पीपल सा फ्लेम्स, ये एक सेंटेंस है, यानी कि लोगों ने, फ्लेम्स मतलब आग की लपटों को देखा। दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर की ओर भागे, ठीक है। तो लोगों ने आग की लपटों को देखा, वे जलती हुई घर की ओर भागे। तो इसको कैसे बनाएंगे, दोनों को जोड़ना है। तो देखिए इसको हमें बनाना है तो क्या लिखेंगे, सीइंग फ्लेम्स, ठीक है, सीइंग फ्लेम्स, यानी कि आग की लपटों को देखकर, ठीक है। द पीपल, देखिए दे लगा है तो हम लोग द पीपल सब्जेक्ट है, इसको लगा सकते हैं। तो द पीपल, ठीक है, रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही है। तो देखिए सीइंग फ्लेम्स द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, ठीक है। हमने कोई भी चीज जो है मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया है और आपका जो है वही अर्थ है। देखिए आग की लपटों को देखकर लोग जलते हुए घर की ओर भागे, ठीक है, दोनों को जोड़ भी दिया, आपके अर्थ में भी परिवर्तन नहीं हुआ और आपका सिंपल से ये आपका बन चुका है सिंथेसिस। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, इसका क्या है सिंथेसिस का। रमेश आंसर्ड माय क्वेश्चन, हिज आंसर वाज करेक्ट, यानी कि रमेश आंसर्ड माय क्वेश्चन, रमेश ने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हिज आंसर वाज करेक्ट, उसका जो आंसर था वो सही था, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाना होगा तो लिखेंगे रमेश आंसर्ड माई क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है। तो रमेश आंसर्ड माई क्वेश्चन करेक्टली, सिंपल वही बात है, रमेश ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, उसका आंसर सही था। मैंने क्या बनाया यहाँ पर, रमेश ने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ठीक है, करेक्टली हमने लगा दिया। तो ऐसे आप लोगों को समझना होगा एक एग्जाम्पल को, रूल भी पढ़िएगा, रूल से आपको और भी अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अपना तीसरा इंपॉर्टेंट इसका सिंथेसिस का। ही डिड नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, नोबडी नोज द रीजन, यानी कि वो एग्जामिनेशन में नहीं दिखा, कोई भी कारण नहीं जानता है, ठीक है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, तो इसका हमें बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे समझिए। तो देखिए इसको हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस को आगे लाएंगे, क्या करेंगे, नो बॉडी, ठीक है, नोज द रीजन, नो बडी नोज द रीजन, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, व्हाई लगाएंगे, व्हाई ही डिड नॉट अपीयर द एट द, ठीक है, एट द एग्जामिनेशन, यानी कि सिंपली हमने क्या किया है, यहां पर लिख दिया है कोई नहीं जानता, कोई भी कारण नहीं जानता कि उसने
कि क्यों, यहाँ पर व्हाई का मतलब होगा कि क्यों, कि उसने क्यों वह एग्जामिनेशन में क्यों नहीं दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बनेगा। आपका आठवां देखिए क्या है, आठवां हमारा है कि ही इज लेजी ही स्कोर्ड गुड मार्क, यानी कि वह आलसी है, उसने अच्छा मार्क प्राप्त किया। ठीक है, या लाया। तो देखिए ही इज लेजी, बीच में हम क्या करेंगे, सिंथेसिस में एट लगा देंगे। एट का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, यानी कि ही इज लेजी, वह आलसी है, एट फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क, और उसने अच्छा अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन, इसके भी 4 एग्जांपल्स को समझेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ठीक है, यानी कि क्या होगा इसमें, बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा। जैसे ये एक सेंटेंस दिया गया है, बी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, आपको इस सेंटेंस से इसमें ट्रांसफर करना होगा जो कि ब्रैकेट में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसे निगेटिव में परिवर्तित कीजिए, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को इसमें ट्रांसफर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो जैसे है बी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें इसे निगेटिव में बनाना है। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। और इस प्रकार से बनाना है कि निगेटिव नहीं बना देना है एकदम से, इस प्रकार से बनाना है कि इसका अर्थ भी ना बदले, यानी कि किसी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में आप ट्रांसफर कीजिए और उसका अर्थ भी ना बदले, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, इसे हम निगेटिव भी बना दें, अर्थ भी ना बदले, तो कैसे बनाएंगे समझिए। तो देखिए हम लिख देंगे वी मस्ट नॉट, ठीक है, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। फेल, बी मस्ट नॉट फेल, शायद ये पहली बार में आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो बी मस्ट नॉट फेल टू हेल्प द नीडी। देखिए क्या हुआ, हमने निगेटिव भी बना दिया, अर्थ भी नहीं बदला। हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, हमने क्या बनाया, बी मस्ट नॉट फेल टू हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की सहायता करने से नहीं चूकना चाहिए, या फिर जरूरतमंदों की सहायता करने में असफल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि करनी ही चाहिए हमें जरूरतमंदों की सहायता। तो देखिए ये आपका सेंटेंस भी बदल गया और उसके बाद में आपका अर्थ नहीं बदला, मीनिंग नहीं बदला, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए दूसरे एक सेंटेंस से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा हमारा क्या है कि द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि यह लेसन समझने के लिए कठिन है, यह लेसन समझने के लिए कठिन है। इसमें हमें करना क्या है, रिमूव टू, यानी कि इस टू को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखिए, तो इसको हम बनाएंगे द, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे द लेसन इज, टू हटेगा तो आपका लग जाएगा सो। ठीक है, तो द लेसन इज सो डिफिकल्ट, ठीक है, बीच में डैट लगा देंगे, डैट वन लगा देंगे, कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कि यहाँ पर कहा क्या गया है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट, यानी कि ये लेसन इतना कठिन है, दैट की वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कि कोई भी इसे समझ नहीं सकता। ठीक है, वही आपका अर्थ है। और यहाँ पर हमने टू हटा दिया, यहाँ पर क्या था, यह लेसन समझने के लिए कठिन है, यानी कि इसे समझा नहीं जा सकता। तो मैंने क्या बनाया, यह लेसन इतना कठिन है कि इसे समझा नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए ऐसे आपको कैन नॉट लगा देना है जब आप टू हटाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। आगे चलिए हम अपना अगला एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है। तो देखिए ये है आपका डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी कि डू नॉट इंसल्ट द वीक का मतलब क्या होगा, हमें कमजोरों का अपमान मत करो। डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी कि वीक मतलब कमजोर का अपमान मत करो, इंसल्ट मतलब अपमान होता है। देखिए हमें बदलना क्या है, हमें करना है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द वीक। ठीक है, हमें यानी कि कमजोर लोगों का अपमान मत करो, तो किसका अपमान मत करो, कमजोर लोगों का। तो यहाँ पर लिख देंगे द वीक। ठीक है, ये इंपरेटिव है आपका, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा द वीक शुड नॉट
बी इंसल्टेड, इंसल्टेड, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए द वीक यानी कि कमजोर, शुड नॉट बी, शुड लगेगा फिर नॉट लगेगा फिर बी लगेगा, ठीक है, इंसल्टेड। तो बी तो आपको पता होगा लगता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते अपना लास्ट देखते हैं इसका। तो ये क्या है देखिए, बी फिनिश्ड आवर वर्क एंड केम होम, यानी कि वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम पूरा किया, एंड केम होम, और घर आए, हमने अपना काम पूरा किया और घर आए। इसको हमें बदलना है सिंपल सेंटेंस, यानी कि कंपाउंड में बदलना है, किससे, सिंपल सेंटेंस में। देखिए कैसा लिखा है, कंपाउंड टू सिंपल, यानी कि कंपाउंड टू सिंपल, यानी कि सिंपल से कंपाउंड में बदलना है। उल्टा आपको समझना है, सिंपल से कंपाउंड में बदलना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे समझेंगे कंपाउंड है इसे सिंपल में बदलना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपाउंड टू सिंपल है, यानी कि सिंपल से कंपाउंड में। तो कैसे बदलेंगे, तो मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना कार्य पूरा किया और घर आए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग, हैविंग, ठीक है, फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, देखिए आवर वर्क ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क। अब देखिए वी यहां पर था, हम यहां पर बी ले आएंगे, वी केम होम, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना कार्य पूरा किया और घर आए। तो हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद बी केम होम, हम घर आए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग आसानी से सिंपल यानी कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए फर्स्ट आपका ही इज इल फ्रॉम फीवर, सिंटैक्स होता क्या है, सिंटैक्स होता है कि आपके सामने सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में एरर्स होंगे, मिस्टेक होंगी या फिर गलतियां होंगी, उन्हीं को हमें सुधारना होता है। सिंटैक्स का मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखिए सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ, ही इज इल फ्रॉम फीवर, आप वाक्य संशोधन समझ सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेंटेंस को जो है उसमें गलतियां जो है उसको सुधार कर लिख देना है, वो आपका सिंटैक्स हो गया। जैसे देखिए ही इज इल फ्रॉम फीवर, इसमें गलती क्या है, क्या आप बता सकते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है, ही इज इल, इल के स्थान पर आपको यूज करना है सफरिंग, ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी, जब आप एप्लीकेशन लिखते थे फीवर उवर का तो आप सफरिंग लगाते थे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि अगर इल है तो वहां पर सफरिंग फ्रॉम फीवर रहेगा। तो ही इज इल फ्रॉम फीवर, तो यहां पर हम लिख देंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। समझ में आया? देखिए हमने गलती सुधार दी, इस सेंटेंस में जो गलती थी वो मैंने सही करके लिख दिया, बस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा हमारा देखिए, हम 10 एग्जाम्पल देखेंगे। 10 अगर आप समझ लेते हैं तो आप सिंटैक्स को आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए सेकंड हमारा क्या है, आई हैव स्लेप्ट साउंडली स्लेप्ट, ठीक है। आई हैव साउंडली स्लेप्ट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम हैव को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर हम हैव को लिख देंगे, तो आई हैव, ठीक है। अब उसके बाद में हमें वर्ब को लिखना है, तो साउंडली हमारा वर्ब नहीं है, हमारा वर्ब है स्लेप्ट। क्यों स्लेप्ट? स्लेप्ट जो है ये स्लीप का थर्ड फॉर्म है, सोना जो होता है, सोते हैं लोग, उसका थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। तो आई हैव, अब आपको लिखना है स्लेप्ट। अगर आप लोग अच्छे से ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। साउंडली हमें लास्ट में लिखना है, साउंडली, ठीक है। तो आई हैव स्लेप्ट साउंडली, यानी कि स्लेप्ट आपको लिखना है, उसके बाद में साउंडली, हैव के बाद आपको वर्ब लिखना है, तो वर्ब आपका स्लेप्ट है, ठीक है। तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, यही इसमें गलती थी जिसको मैंने सुधार दिया, ये आपका रॉन्ग था, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तीसरा देखिए क्या हमारा, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी कि आई एम मैं हूं, फॉन्ड टू शौकीन, प्ले क्रिकेट खेलने का, यानी कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए आई एम फॉन्ड, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। जैसे मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग यहां पर रहेगा, ठीक है। प्लेइंग, प्ले, जब आप टू को हटाएंगे और फॉन्ड के साथ ऑफ लगाएंगे तो प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा फॉर्म, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट, ये सब रूल्स जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रूल्स के साथ भी पढ़ाऊंगा, तो समझ में आया। तीसरा, आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट,
समझ में आ रहा है? इतना जो मैं बताऊंगा 10 वो तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को। चौथा देखिए क्या है, योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, यानी कि तुम्हारा जो नॉलेज है वो सबसे अच्छा है, तुम्हारा जो ज्ञान है वो सबसे अच्छा है। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे योर नॉलेज। ये जो योर नॉलेज है दोनों आपका जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, KNOWLEDGE, ठीक है। तो योर नॉलेज इज, अब एक बात बताइए, परफेक्ट जो है ये अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है, तो इसके आगे मोस्ट वोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो परफेक्ट जो होगा ये अपने आप में परफेक्ट जब आपको कह दिया गया है तो मोस्ट परफेक्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा, ये आपका मेथड रॉन्ग है, ये मेथड सही है। हम यहाँ पर मोस्ट को हटा देंगे। योर नॉलेज इज परफेक्ट, बोलने में भी अच्छा है। योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, नो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। क्या है ये 5वां क्वेश्चन हमारा है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फेल, ठीक है, यानी कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल, सॉरी यहाँ पर फेल नहीं फाल रहेगा, FALL। फेल मतलब होता है असफल, फाल मतलब होता है गिरना, ठीक है। तो वॉक केयरफुली यानी कि सही से चलो, सावधानी पूर्वक चलो। लेस्ट जो वर्ड होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है, इसमें आपका निगेटिव भी आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो। तो यू डू नॉट फेल, यू डू नॉट फॉल, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जब लेस्ट जो है ये अपने आप में निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट वाट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेस्ट का अर्थ जो होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो, याद रखिएगा, ये खुद निगेटिव है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, वॉक केयरफुली, ठीक है, लेस्ट, ठीक है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड यहां पर हो जाएगा, यू शुड फेल, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं फेल है, FAIL, थोड़ा सा गलती हो गया है पर। तो देखिए वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेयर, जब आप लेस्ट लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होता है, ये समझ लीजिएगा। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल, ये गलत था, गलत मेथड था। सही आपका सिंटैक्स जब बना तो इस प्रकार से बनेगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि सही से चलो या सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, यू शुड, ठीक है, समझ में आया? ये सब समझ लीजिए आप, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए हमारा 6वां क्या है इंपॉर्टेंट, कि ही इज टू बिग दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि ही इज टू बिग, वह बहुत कमजोर है, दैट वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, ठीक है, वह टहल नहीं सकता। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये जब मैंने आपको पढ़ाया था पार्टिसिपल जो पढ़ाया था मैंने यूज करना रिमूव ऑफ टू, ठीक है, उसी में से है लगभग। तो ही इज टू वीक, ठीक है, टू फिर से टू लगेगा, टू वॉक, देखिए अर्थ दोनों का सेम लगभग रहेगा। अभी देखिएगा, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए कमजोर है, यानी कि वह चल नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था कि टू को जब आप हटाएंगे तो ये लग जाएगा, इस टू को हटाएंगे तो कैन नॉट लग जाएगा, वैसे इसका उल्टा कर देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? वो जब मैंने पढ़ा था सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन तो उसको जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए 7वां हमारा है कि दियर आर, इसका प्लेलिस्ट में पूरे ग्रामर जो मैंने पढ़ा है उसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए दियर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर्स, यानी कि दियर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर, यहाँ पर कई प्रकार के हिरन हैं, कई प्रकार के हिरन वहां पर उपस्थित हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसको समझिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा, दियर आर, यहाँ पर कई प्रकार के हिरन हैं। तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रूल है एक, ठीक है, दियर आर, ठीक है, मैनी टाइप्स, इतना तो आपका सेम रहेगा, डियर आर मैनी टाइप्स आप भी सेम रहेगा। दिक्कत सिर्फ यहाँ पर डियर में है। डियर जो है ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, यानी कि बहुवचन है ये, ठीक है। डियर अपने आप में बहुवचन है, इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कई हिरन को दर्शाया जा रहा है तो वहां पर एस लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डियर अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक है।
ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में हम चलते हैं अपने 8वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। आई हैव ये 10 रुपी नोट, यानी कि मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है। क्या होगा ये? तो इसका सही आंसर होगा कि आई हैव, ठीक है, ए 10 रुपी, 10 रुपीज, सॉरी यहां पर रुपीज जो है इसका सही आंसर होगा रुपी। ठीक है, ये रुपी आपका यहां पर हो जाएगा और नोट नोट रहेगा, यानी कि रुपीज नहीं लगेगा। जब आपका 10 रुपी है, एक नोट है, तो वहां पर रुपीज आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आई हैव ये 10 रुपी नोट। समझ में आया। इसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन है कि ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, वह मुझ पर बहुत नाराज है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसे? तो देखिए ही ऐसे ही रहने देंगे, इज ऐसे ही रहने देंगे, वेरी भी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ही इज, यहां पर आपका जो बेरी है स्टूडेंट, ये आपका चेंज हो जाएगा टू में, TOO। देखिए ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, ही इज वेरी नहीं रहेगा यहाँ पर, ही इज टू एंग्री तो ऐसे ही रहेगा, एंग्री मतलब नाराज। और ये समझ लीजिए कि एंग्री के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है हमेशा विथ लगता है, तो विथ मी। ठीक है, तो ही इज टू एंग्री विथ मी। समझ में आया। TOO टू एंग्री के साथ विथ लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद में देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि द दिल्ली इज ए बिग सिटी, जो दिल्ली है वो एक बड़ा शहर है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए कोई शहर है तो इसके साथ हम द नहीं लगा सकते, तो दिल्ली लिखेंगे सीधा सीधा, इज ये बिग सिटी। तो दिल्ली इज ये बिग सिटी, दिल्ली जो है ये एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट सिंटैक्स। तो यही है आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जहां जाकर वहां से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसमें गलती क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ही रन्स, ठीक है, ही रन्स वेरी फास्टली, ही रन्स वेरी फास्टली। तो इसका आप लोग जो है मुझे आंसर दीजिएगा कि इसमें क्या गलती है। आइडियम्स एंड फ्रेजेज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आइडियम्स एंड फ्रेजेज का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, जैसे हिंदी में आपके होता है, उसमें आपको करना क्या होता है, जैसे ये दिया गया है ए बॉजम फ्रेंड, इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। ठीक है, तो इसे आपको इंग्लिश में लिखकर और उसका वाक्य प्रयोग करना होगा सेंटेंस में। इसी को हम लोग कहते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेज। तो अगर आपको नहीं पता है कि किस प्रकार से इसका आंसर हमें देना है, किस प्रकार से लिखना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जो 5 मैंने आइडियम्स एंड फ्रेजेस को इसमें इंक्लूड किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट है, इसमें होता क्या है, ऐसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे है ए बॉजम फ्रेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इससे पहले आपको इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखना है। जैसे इसका हम लिखेंगे मीनिंग, इंटीमेटेड फ्रेंड, इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। ठीक है, तो पहले आपको इसका इंग्लिश में अर्थ लिखना होगा, जैसे हिंदी में आपको हिंदी में अर्थ लिखना होता था। ठीक है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं आइडियम्स, ये है आपका मुहावरा या आइडियम्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र। ठीक है, अब इसका हमें करना क्या होगा, ए बॉजम फ्रेंड का हमें यहाँ पर किसी सेंटेंस में इसका यूज करना है। जैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए जैसे है सतीश इज, ठीक है, माई बॉजम फ्रेंड। देखिए हमने किया क्या इसमें हमने क्या किया, इस वर्ड का यूज, इसका यूज जो कि दिया गया था क्वेश्चन में, उसको हमने जो है यहाँ पर यूज कर दिया। इसी को हम कहेंगे आइडियम्स। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है, जो दिया गया है उसका मीनिंग लिखिए इंग्लिश में, इंटीमेटेड फ्रेंड। ठीक है, FRIEN, ठीक है, यहाँ पर एन लिख दीजिएगा, तो इंटीमेटेड फ्रेंड। अब देखिए मैंने इसी का यूज कर दिया, सतीश इज माई बॉजम फ्रेंड, इसका यूज हमने इसमें कर दिया। इसी को हम कहेंगे आइडियम्स। ऐसे ही आपको भी लिखना है। जैसे सेकंड देखिए, एट एवरी स्टेप, इसका मतलब होता है हर कदम पर, या फिर आप लिख सकते हैं इंग्लिश में इसे ऑलवेज। ठीक है, इंग्लिश में इसका मीनिंग ऑलवेज लिखेंगे। इक्वल टू आपको हिंदी में लिखना है हर कदम पर। ठीक है, हर कदम पर।
इसका हिंदी होता है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस वर्ड का यूज एक सेंटेंस में कर देना है, उसी को हम लोग सॉल्व यानी कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस कहेंगे। जैसे देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर आई फेस ट्रैवल्स, ठीक है, एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ, ठीक है, इन माई लाइफ। यानी कि देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर हमने यूज कर दिया एट एवरी स्टेप को इस सेंटेंस में, ठीक है। अब आपका ये हो चुका है, बट इसका हिंदी क्या होगा, आई फेस, ठीक है, मैंने सामना किया ट्रबल्स परेशानियों का, एट एवरी स्टेप हर कदम पर, इन माई लाइफ अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में हर कदम पर परेशानियों का सामना किया, ठीक है। तो इसको हमने इसमें यूज कर दिया, ऐसे ही आपको भी करना है। जैसे थर्ड देखिए क्या है, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखेंगे टू कम इनडायरेक्टली, ठीक है, टू द पॉइंट, ठीक है। इसका हिंदी होगा घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। देखिए टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, इसका मतलब होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, तो देखिए जैसे हम लिख देते हैं संतोष इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, सिंपल है, वही तरीका है, हमने इसका यूज इसमें कर दिया और ये आपका एक सेंटेंस भी बन चुका है जिसमें हमने इसका यूज कर दिया, ठीक है। तो संतोष इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, यानी कि संतोष उनमें से एक है जो कि घुमा फिरा कर बात करता है, ठीक है। इस नाम के स्थान पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही नाम लिखें, ठीक है। तो ये थे आपके आइडियम्स। अब देखते हैं फ्रेजेस क्या होते हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम वही है फ्रेजेस भी। तो फ्रेजेस में जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है ब्रेक डाउन, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो ब्रेक डाउन मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक है, ब्रेक डाउन यानी कि बंद हो जाना। तो इसे इंग्लिश में हम इसका मीनिंग लिखेंगे टू कम टू स्टॉप, ठीक है, इसका मतलब होगा बंद हो जाना। ब्रेक डाउन का मतलब बंद हो जाना, इसका मीनिंग होगा टू कम टू स्टॉप, यानी कि होगा बंद हो जाना, ठीक है। अब इसका यूज कर लेते हैं हम सेंटेंसेस में। तो जैसे अब आप लिख सकते हैं द कार ब्रेक्स डाउन ऑन द वे, यानी कि जो कार है वो रास्ते में बंद हो गई। कार के स्थान पर आप बस लिख सकते हैं, ट्रक लिख सकते हैं, ट्रेन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कार जो है रास्ते में बंद हो गई, ठीक है, द कार ब्रेक डाउन ऑन द वे, ठीक है। तो इसका हमने इसमें यूज कर दिया। पहले हमने क्या किया, इसका मीनिंग लिखा, उसके बाद में हमने इसका सेंटेंस में यूज कर दिया। इसी को हम फ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। लोकोक्तियाँ लगभग सेम वही होती हैं। जैसे पांचवा देखिए है हमारा कैरी आउट, ठीक है। कैरी आउट का मतलब होता है, इसका कैरी आउट का मतलब होगा पालन करना, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं पुट इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। इसका मतलब होता है पालन करना। तो कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, इसे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं पुट इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे इसका वाक्य प्रयोग करते हैं एवरी सोल्जर मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स, ठीक है, द ऑर्डर्स ऑफ हिज कैप्टन, ठीक है। तो देखिए कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, इसे इंग्लिश में कहेंगे मीनिंग पुट इनटू प्रैक्टिस। इसका हमने यूज किया सेंटेंस में। तो एवरी सोल्जर्स मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज कैप्टन, यानी कि हर एक सिपाही को अपने कैप्टन के ऑर्डर्स का यानी कि आदेश का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके टॉप 5 इम्पोर्टेंस
आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें 3 शुरू के मैंने आपको आइडियम्स बताए और 2 फ्रेजेस। इसका मतलब समझ के कैरी आउट का मतलब, इसका मतलब एवरी सोल्जर्स मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज कैप्टन, यानी कि प्रत्येक सिपाही को अपने कैप्टन के आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 5 इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वैसे ग्रामर में जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये सब मैं आपको ऑलरेडी इसके एक्सरसाइजेस करवा चुका हूँ। कुछ रूल्स भी मैंने बताए हैं, तो उसको आप लोग क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।